स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल हाउंडमैन को हराना। आकाशीय ज्वाला। नाइन पैलेस की लपटें आसमान में उठी और एक जलता हुआ पहाड़ बन गया जिसमें से अनगिनत आग के गोले निकल रहे थे। उत्साही सूर्यास्त ने दिखाया कि उसकी लपटें कितनी अजय थी। भयानक अभिशाप नर कुत्तों का शरीर चिलचिलाती गर्मी में फफोले से भर गया क्योंकि लपटें उसके शरीर के अंगों को जलाती रही। भयानक अभिशाप कुत्तों का पीड़ा में चिल्लाना बहुत जोर से था। न केवल यह आदर्श के भयंकर अटैकों के तहत वापस लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, बल्कि यह उन्हें चकमा नहीं दे सकता था क्योंकि यह नंदिनी के आइस लॉक फॉर्मेशन द्वारा जमीन से बंधा हुआ था। कई विस्फोटों के बाद भयानक डेमन कुत्ता आखिरकार बर्फ की जंजीरों से मुक्त होने में कामयाब हो गया। वह तुरंत भाग गया और अपने साथी के पीछे छिप गया। इसने अपना शुरू का प्रभावशाली स्वरूप पूरी तरह से खो दिया था। यह आदर्श की लपटों से डर चुका था। अगली बार मैं तुम्हारे सारे नुकीले दांतों को तोड़ दूंगा, आदर्श ने भयानक डेमन कुत्ते से वादा किया। लिटिल फ्लेमबेले को वापस जीवित किए जाने के बाद वह उल्लेखनीय रूप से अधिक शक्तिशाली हो गई थी, लगभग एक डीमन कुत्ता जितने शक्तिशाली। हालांकि जब वह आदर्श के साथ मिली तो ऐसा लगा जैसे दो तलवारें एक हो गई हो। उनके अटैक इतने भयंकर थे कि सबसे मजबूत बुलाए गए समन बीस्ट के रूप में वर्णित प्राणी को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सके। आदर्श की ताकत को देखकर हाउंडमैन पूरी तरह से अचंभित रह गया, जबकि वह लिटिल फ्लेमबेले के कब्जे में था। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि उसके भयानक डीमन कुत्ते कितने मजबूत थे। अधिकांश एडवांस पिल भयानक डीमन कुत्तों पर एक भी खरोंच नहीं छोड़ सकते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि युवक की आग कितनी भयानक होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाउंडमैन आदर्श और नंदिनी के बीच टीम वर्क से बेहद परेशान था। यह देखते हुए कि डीमन कुत्ते कितने फुर्तीले थे, यह बेहद ही असंभव था कि आदर्श सीधे उन पर अटैक कर सके। यह पता चला कि उसने नंदिनी की क्षमताओं को भी कम करके आंका था। एक बचा है। आदर्श ने अपना पूरा ध्यान दूसरे डीमन कुत्ते पर लगाया। यह प्राणी दूसरे से बेहद तेज था। अगर इसे नंदिनी के बर्फ के टीले से नहीं रोका होता तो आदर्श के पास पहले डीमन कुत्ते पर अपने अटैक करने का इतना बढ़िया मौका नहीं होता। प्राणी पर अपने सारे गुण से बरसाना वाकई बेहद बढ़िया लगा। निष्शासन। आदर्श को अच्छी तरह से पता था कि डीमन कुत्ते कितने फुर्तीले थे। उसने निर्णायक रूप से अंधेरे को बुलाया। पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ था। हालांकि भयानक डीमन कुत्ते की आंखें अंधेरे में आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। आदर्श ने भुहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि निष्शासन डीमन कुत्तों के खिलाफ उतना प्रभावी नहीं था। विशालकाय शैडो स्पाइक्स की तो बात ही छोड़िए। उसने जल्द ही अपने शैडो एलिमेंट के साथ प्राणी की हरकत को रोकने की कोशिश करने की योजना छोड़ दी। हालांकि आदर्श अभी भी निष्शासन का दुरुपयोग करके डीमन कुत्तों को अपनी भागने वाली शैडो के साथ बिजी रख सकता था, जिससे नंदिनी को अपने आइस स्पेल्स तैयार करने के लिए टाइम मिल जाता। भयानक डीमन कुत्ते तेजी से आगे बढ़े और अटैक किया। यह अपने अटैकों को चूकने के बाद लगभग तुरंत दिशा बदलने में सक्षम था। हालांकि आदर्श ने अपने दो शक्तिशाली अटैक स्पेलों का दुरुपयोग करना जारी रखा। उसने पहले डीमन कुत्ते को भ्रमित करने और विचलित करने के लिए शैडो क्लोन का इस्तेमाल किया, फिर एक शैडो कठपुतली पर अपने अटैकों को बर्बाद करने के लिए डीमन कुत्तों को धोखा देने में कामयाब रहा। आदर्श ने ब्लिंक का इस्तेमाल करके डीमन कुत्ते से जल्दी से छुटकारा पाया क्योंकि उसने उसे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया था। जल्द ही नंदिनी ने अपना आइस स्पेल तैयार कर लिया। तापमान तेजी से गिरने लगा और पहाड़ पर सफेद बर्फ जमने लगी। बर्फ की बर्फ तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। बर्फ ने भयानक डीमन कुत्तों का तेजी से पीछा किया, चाहे वह किसी भी दिशा में भाग रहे हो। भयानक डीमन कुत्तों को एक कोने में धकेल दिया गया। इसने बर्फ को भागने के लिए अपनी सड़ते हुए ऑरा को बेतहाशा फैलाना शुरू कर दिया। हालांकि नंदिनी का आइस एलिमेंट बेहद शक्तिशाली था और भयानक डीमन कुत्ते भी इसे सहन नहीं कर सके। इसके अंग जल्द ही जम गए, जबकि बर्फ जमीन से उसके शरीर पर रेंग रही थी। भयानक डीमन कुत्ते
हार मानने को तैयार नहीं थे। उसने अपने शरीर को ढकने वाली बर्फ को धीरे धीरे तोड़ने की पूरी कोशिश की। बर्फ के टुकड़े हवा में बिखर गए। स्पेस ग्रेविटी। आदर्श ने एकदम सही समय पर सिल्वर स्टार पैटर्न को बुलाया। रोम्बॉइड स्पेस रिदम ने भयानक डीमन कुत्तों पर अटैक किया। प्राणी बर्फ से छुटकारा पाने के लिए और भी अधिक संघर्ष कर रहा था, जैसे कि अनगिनत लोहे की गेंदें उसे नीचे बांध रही हो। यह जीव लगातार बर्फ और गुरुत्वाकर्षण बल के दबाव से घायल हो रहा था। इसका आधा शरीर अंततः बर्फ की मोटी परत से ढक गया। संघर्ष कर रहा यह जीव अंततः शांत हो गया। हाउंडमैन को एहसास हुआ कि स्थिति उसके लिए सही नहीं थी। उसने तुरंत समनिंग स्पेल का इस्तेमाल किया और भयानक डीमन कुत्तों को वापस समनिंग प्लेन में वापस बुला दिया। अगर वह थोड़ा धीमा होता तो उसे जीव को वापस बुलाने में परेशानी होती। फिर भी यह असंभव था कि वह डीमन कुत्तों को फिर से लड़ने के लिए वापस बुला सके। मैं आज ठीक से तैयार नहीं था। मैं अगली बार फिर आऊँगा। तब तक आप आज्ञाकारी ढंग से पतंगा महिला को सौंप देंगे या मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपके नंदेश पर्वत को इसके लिए बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। हाउंडमैन ने एक आत्मसंतुष्ट नज़र के साथ ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। तो तुम अपनी दुम को पैरों के बीच दबाकर भागने वाले हो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हें इस पर गर्व है? इसके अलावा क्या तुम सच में सोचते हो कि नंदेश पर्वत एक ऐसी जगह है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह तुम्हारे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बने। आदर्श ने उसके चेहरे पर हंसी उड़ाई। आदर्श ने देखा कि हाउंडमैन ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पहले घायल हुए डीमन कुत्ते को वापस खींच लिया। जवाब में आदर्श ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने इल्यूजनरी क्लॉ की मदद से घायल डीमन कुत्ते को चांद सफेद खाई से बाहर खींच लिया। उसने उस प्राणी को वापस समन बीस्ट प्लेन में भागने नहीं दिया। तुम क्या कर रहे हो? यह दृश्य देखकर हाउंडमैन के चेहरे पर निराशा छा गई। क्या तुमने उनसे मेरे अंग फाड़ने के लिए नहीं कहा था? मुझे लगता है कि अगर मैं बदले में इनमें से किसी एक को मार दूं तो यह ठीक रहेगा। आदर्श ने जबरदस्ती भयानक डीमन कुत्ते को अपने पास खींच लिया। नंदिनी के मन में भी आदर्श जैसा ही विचार आया। वह जानती थी कि हाउंडमैन हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश करेगा। उसने जल्दी से हवा का एक तेज झोंका बुलाया जो हाउंडमैन की दिशा में बह गया। हवा धीरे धीरे एक बवंडर में बदल गई जो एक ड्रैगन की तरह घूम रही थी। इसने हाउंडमैन और उनके आदमियों को लगभग आसमान में उछाल दिया। विंड स्पिन ने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि नंदिनी की कल्टीवेशन उनके जैसे अनुभवी मैजिशियनों से कम नहीं थी। हाउंडमैन और उनके साथी दोनों इस बात से चकित थे कि हवा कितनी तेज थी। लाइटनिंग डोमेन, सूर्यास्त डोमेन, फायर डोमेन। आदर्श ने अपने दोनों डोमेन खोल दिए। आदर्श ने अपने दोनों डोमेनों को खोल दिया। तेज आग और जंगली लाइटनिंग एक दूसरे से टकराई जिससे एक भयानक विनाशकारी ऑरा पैदा हुआ। पूरा पहाड़ कांपने लगा। एक विशाल लाइटनिंग क्लॉ चीखता हुआ नीचे आया और घायल डीमन कुत्ते पर उतरा। डार्क लाइटनिंग क्लॉ ने प्राणी को बुरी तरह से चीर दिया जिससे उस पर गहरे घाव हो गए। भयानक डीमन कुत्ते की जीवन शक्ति काफी आश्चर्यजनक थी। कोई भी अन्य साधारण कमांडर लेवल का प्राणी आदर्श की उग्र फिस्ट प्राप्त करने के बाद हवा में बिखरकर राख में बदल जाता। इस बीच भयानक डीमन कुत्ता स्काई लाइटनिंग क्लॉ के 12 गुना नुकसान को सहने के बाद भी सांस ले रहा था। हालांकि स्काई लाइटनिंग क्लॉ आदर्श के अटैकों का अंत नहीं था। हेलिश फ्लेम्स ने कैलामिटी फायर, सूर्यास्त अग्नि और रोज फ्लेम की लपटों के साथ मिलकर असली सौदा किया। जलते हुए उल्कापिंड आसमान से गिरे और स्काई लाइटनिंग क्लॉ के प्रभाव की गायब होने से पहले भयानक डीमन कुत्ते की बची हुई जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। लोगों ने देखा कि भयानक डीमन कुत्ते को आग की लपटों के बीच टुकड़ों में तोड़ दिया गया। उसका सिर कुचल दिया गया था जबकि उसका शरीर जलकर राख हो गया था। भीषण गर्मी में उसका खून सूख गया। आग की लपटें लगातार फैलती रही जिससे हाउंडमैन, नरेंद्र और अन्य लोगों को पीछे हटना पड़ा। हाउंडमैन की आंखें लगभग बाहर निकल आई।
वह एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ भयानक डेमन कुत्ते से बंधा हुआ था। भयानक डेमन कुत्ते की मृत्यु ने उसके खिलाफ एक मजबूत प्रतिक्रिया पैदा की। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से विकृत और मुड़ गया। तुमने तुमने मेरे समन बीस्ट को मारने की हिम्मत कैसे की? हाउंडमैन एक क्रोधित जानवर की तरह चिल्लाया। आप दूसरों को फिर से बुला सकते हैं, मुझे इसे मारने में कोई भी आपत्ति नहीं होगी, आदर्श ने जवाबी अटैक दिया। आदर्श को वाकई में इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस आदमी में इतना अहंकार क्यों था। आदर्श ने कभी भी उसके जैसे लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई। हाउंडमैन, हमने उन्हें कम आंका है, हमें चले जाना चाहिए और अपनी चोटों से ठीक होने के बाद फिर से वापस आना चाहिए। बच्चा भागने वाला नहीं है और हमें भयानक डेमन कुत्तों की मदद से पतंगे वाली महिला को ट्रैक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नरेंद्र ने जल्दी से सलाह दी। उसे पता था कि इस बार उन्होंने गड़बड़ कर दी है। वे गलत थे क्योंकि उन्होंने एक निजी भूमि पर अवैध रूप से प्रवेश किया था। अगर उन्हें पकड़ लिया गया और प्रवर्तन संघ को सौंप दिया गया तो उनके सीनियर को उन्हें बाहर निकालना होगा। काउंसिलमैन सोलगेश उन लोगों से घृणा करता था जो उसके लिए बेकार थे। वे उसे यह बताने का जोखिम नहीं उठा सकते थे कि क्या हुआ था। उन्हें अब पीछे हटना चाहिए और अपना बदला लेने और अपने मिशन को पूरा करने का कोई अन्य रास्ता खोजना चाहिए। चलो चले। हाउंडमैन का चेहरा दर्द और गुस्से से तमतमा रहा था। बेहद समय हो गया था जब उसने इतना अपमानित महसूस किया था। वह और नरेंद्र दोनों ही एडवांस्ड लेवल के एलीट माने जाते थे, फिर भी वे राष्ट्रीय टीम के 2 स्टूडेंट से हार गए थे। अगर उनकी हार सार्वजनिक हो जाती तो वे फिर से अपना चेहरा दिखाने में शर्म महसूस करते। उन्हें हर कीमत पर बदला लेना था। आओ, जाने का समय हो गया है। अर्जुन के पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र और हाउंडमैन दोनों ही उससे ज़्यादा ताकतवर थे, फिर भी वो दोनों युवा मैजिस्ट्रों के सामने कुछ भी नहीं थे। ये दोनों स्टूडेंट जिन्होंने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट जीतने में मदद की, वास्तव में पूरे के पूरे राक्षस थे। उसने मैजिक इंस्टीट्यूटों के कई ग्रेजुएट को रिसर्च यूनियन में इंटर्न के रूप में काम करते देखा था। वे ज़्यादातर उसके जैसे बड़े मैजिस्ट्रों द्वारा नौकरों की तरह आदेश दिए जाते थे। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल मून मॉथ फिनिक्स। ये लोग कौन थे? नंदिनी ने पूछा। नंदिनी द्वारा आग बुझाने के बाद बची हुई पतंगों को आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। नंदिनी ने पहाड़ पर बिखरे पतंगों के सूखे अवशेषों को देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि लोगों का समूह शीशी के साथ ऐसा भयानक व्यवहार क्यों कर रहा था। वे रिसर्च यूनियन से है। वे कुछ समय से शीशी का पीछा कर रहे हैं। वे उसे अपने एक्सपेरिमेंटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आदर्श ने जवाब दिया। स्थिति कितनी खराब है। नंदिनी ने अपने आसपास का माहौल देखा। बेहद बढ़िया नहीं है। कई पतंगे मर गए हैं लेकिन कुछ अभी भी जीवित रहने में कामयाब रहे हैं। चलो उनकी जांच करते हैं, आदर्श ने कहा। आदर्श और नंदिनी शीशी के पास गए और देखा कि वह सावधानी से सबसे छोटे पतंगों को अपनी बाहों में पकड़े हुए है। वह छोटी छोटी पतंगों को नरम आवाज में सांत्वना दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो छोटे पतंगे बच गए थे वे आग की लपटों से बेहद डर गए थे। शीशी ने पलटकर नंदिनी और आदर्श को देखा। उसने एक दयनीय मुस्कान के साथ कहा, क्या यह सच है कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस दुनिया में शांति से रहने का हक नहीं है? ऐसा मत कहो। तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मुझे लगता है तुमने हमें अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया है। क्या तुम्हें यकीन है कि वे रिसर्च यूनियन के लोग हैं? नंदिनी ने शांति से पूछा। रिसर्च यूनियन अभी भी मैजिक एसोसिएशन के अधीन था, लेकिन नरेंद्र और हाउंडमैन का व्यवहार स्पष्ट रूप से मैजिक एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। यह संभावना थी कि कोई और शीशी के पीछे था। मैं शीशी ने दूसरी तरफ देखा। वह स्पष्ट रूप से कुछ छिपा रही थी। यदि आप हमें अपना रहस्य बताने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप यहाँ रहने के बारे में गंभीर हैं और चाहती है कि हम आपकी और आपके पतंगों की रक्षा करें तो आपको कम से कम हमें यह बताना चाहिए कि वे आपको पकड़ने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं, ताकि हम उनसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोज सकें, नंदिनी ने दृढ़ता से कहा। शीशी कुछ देर तक चुप रही।
उसने जंगल के चारों ओर नजर घुमाई, जो अब इतना जल चुका था कि उसे पहचानना पाना मुश्किल था। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे डर है कि वे लोग प्राचीन बीस्ट के पीछे पड़े हैं। एक प्राचीन बीस्ट? आदर्श चौंका। प्राचीन बीस्ट को टोटोम जानवर भी कहा जाता है। टोटोम बीस्ट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। अगर वे किसी प्राचीन खंडर से किसी के ठिकाने का पता लगा सके और उसका उपयोग कर सके तो वे अजय हो जाएंगे। ब्लैक स्नेक ने हांगजो को जो सुरक्षा प्रदान की थी वह उल्लेखनीय थी। पता चला कि अभी भी लोग टोटोम बीस्ट की तलाश में हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में अस्तित्व में हैं? यह कौन सा टोटोम बीस्ट है? आदर्श ने पूछा। चंद्र पतंगा फिनिक्स, शीशी ने कहा। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रही हूं उसे आप हर कीमत पर गुप्त रखेंगे, क्योंकि इससे चंद्र पतंगा फिनिक्स को खतरा हो सकता है। टोटोम जानवर शक्तिशाली है, लेकिन वे इस युग में बेहद कमजोर भी है। अन्य डीमन प्राणियों की तुलना में जो प्रजनन और विकास जारी रखते हैं, टोटोम जानवरों को मानव निर्मित आपदाओं के कारण मारना आसान है। शीशी ने एक चट्टान पर बैठे हुए गंभीरता से कहा। मैंने चंद्र पतंगा फिनिक्स के बारे में एक दो बातें सुनी हैं। मुझे याद है कि यह झुमली के दक्षिण में पाई जाने वाली एक जनजाति का बीज था। यह अतीत में झुंगली के दक्षिण पर शासन करता था, एक अच्छी तरह से विकसित मानव जनजाति। लेकिन मैंने सुना है कि उन्हें एक मजबूत जनजाति ने हरा दिया और कब्जा कर लिया। इसका टोटोम बीस्ट मून मॉथ फिनिक्स भी गायब हो गया। अफवाहों का कहना है कि चंद्र पतंगा फिनिक्स इतिहास के सबसे आधिकारिक टोटोम बीस्ट का वंशज था। आदर्श ने जल्दी से समझाया कि वह मून मॉथ फिनिक्स के बारे में क्या जानता था। प्रोफेसर शी ने आदर्श को टोटोम बीस्ट के बारे में बेहद सारी जानकारी दी थी। कहानियों में मून मॉथ फिनिक्स के बारे में जानकारी थी, इसलिए यह जब शीशी ने उसका नाम बताया तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। शीशी को उम्मीद नहीं थी कि आदर्श को मून मॉथ फिनिक्स के बारे में पता होगा। उसने आगे कहा, मून मॉथ फिनिक्स ज़्यादातर समय हाइबरनेट करता है। जैसे जैसे उसका जीवन खत्म होने वाला है, वह कोकून में बदल जाएगा और अपने जीवन काल को ताज़ा करने के लिए लंबे समय के बाद पुनर्जन्म लेगा। तो आपका मतलब है कि मून मॉथ फिनिक्स वर्तमान में अपने कोकून चरण में है और आप जानते हैं कि यह कहाँ है? आदर्श ने कहा। शीशी ने सिर हिलाया। यह मून मॉथ फिनिक्स ही था जिसने उसे अनोखी खुशबू दी थी। रिसर्च यूनियन के लोगों ने उसे देखने के बाद मून मॉथ फिनिक्स के निशान देखे होंगे। वे मून मॉथ फिनिक्स के पीछे थे, उसके पीछे नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मून मॉथ फिनिक्स कहाँ है, शीशी ने दृढ़ता से कहा। तुम में एक पतंगा महिला कैसे बन गई? नंदिनी ने पूछा। जब मैं छोटी थी तो मैं बेहद बीमार थी। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया और मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे पता था कि मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं बिना किसी उद्देश्य से भटकती रही। मैं कुछ गर्म नम घास पर बेहोश हो गई। मुझे लगा कि मैं मर चुकी हूँ जब मुझे एक सफ़ेद चीज़ के अंदर लपेटा गया था जिसे मैंने ताबूत समझा। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक कोकून था। मैं कई सालों तक इसके अंदर सोई रही। जब कोकून टूट गया तो मैं मून मॉथ फिनिक्स की तरह पुनर्जन्म ले लिया। मैं अब बीमार नहीं थी, ना ही मेरा शरीर कमज़ोर था, लेकिन मेरे पास अचानक पंख और नुकीले दांत थे। मेरी शक्ल के अलावा मेरा शरीर अब इंसान जैसा नहीं था, शीशी ने बताया। आदर्श और नंदिनी को आखिरकार समझ आ गया था शीशी पतंगों को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही थी। पतंगों ने ही उसे बचाया था जब वह सारी उम्मीद खो चुकी थी। पतंगों ने ही उसे ठीक किया था और उसे शक्ति दी थी। पतंगों ने उसे बचाया था जबकि उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था। इस बड़े अंतर ने उसे और भी आश्वस्त कर दिया कि पतंगे उसके लिए परिवार की तरह है। वह पतंगों की रक्षा के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार थी। क्या मून मॉथ फिनिक्स वास्तव में अभी भी जीवित है? आदर्श ने पूछा। शीशी ने सिर हिलाया और कहा, मून मॉथ फिनिक्स एकमात्र टोटोम बीस्ट नहीं है जो अभी भी जीवित है। मनुष्यों को अब टोटोम बीस्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे पहाड़ों और जंगलों में रह रहे हैं। वे जंगली और जंगली हो गए हैं, कुछ मर गए और इतिहास में खो गए हैं।
कुछ गहरी नींद में हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वे जागने का इरादा नहीं रखते हैं। मून मौत फिनिक्स अतीत की बात है। वह केवल शांति से रहना चाहती है और अपनी मृत्यु तक दुनिया में होने वाले बदलावों को देखना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आता कि वे लोग उसका शिकार क्यों करते रहते हैं। क्या वे उसे वश में करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि वो उनके समन बीस्ट की तरह उनके लिए लड़े? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे मून मौत फिनिक्स उनके द्वारा गुलाम बनाया जा सके। अतीत में मनुष्य टोटोम जानवरों के गुलाम की तरह थे, आदर्श ने शांति से समझाया। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल टोटोम जानवरों का रहस्य। नंदिनी ने कहा, यदि वे टोटोम बीस्ट के लिए यहाँ हैं तो वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। टोटोम बीस्ट के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। मुझे यकीन है कि रिसर्च यूनियन के पीछे कोई ना कोई ऑर्डर दे रहा है। तुम्हें अब से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। उनके हाथों में ना पड़ने की कोशिश करो, आदर्श ने उसे सलाह दी। शायद हमें बोला को फिलहाल उसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंप देना चाहिए। नंदिनी ने हिम्मत दिखाई। नंदिनी शीशी को खोना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी असाधारण क्षमताएं उनके क्षेत्र की रक्षा के लिए एकदम सही थी। बोला का अपना मिशन है। आदर्श बोला को शीशी की सुरक्षा के लिए नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं था। आदर्श केवल शीशी की मदद कर रहा था क्योंकि वह ऊब गया था। वह बोला को कभी भी किसी और की सुरक्षा के लिए नियुक्त नहीं करेगा जिसे नंदिनी, चुटकी, समीक्षा और अन्य की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। शीशी को शांत करने के बाद आदर्श और नंदिनी वहीं रुक गए और मामले पर चर्चा की। आदर्श ने कहा, अब जब टोटोम बीस्ट इसमें शामिल है तो चीजें गंभीर होती जा रही है। उन लोगों के पास स्पष्ट रूप से उनके पीछे ऑर्डर देने वाला एक बड़ा अधिकार है। अगर हम शीशी की रक्षा करना चाहते हैं तो यह मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उसे मुसीबत से उबरने में मदद कर सकते हैं तो वह हमारे प्रति वफादारी की शपथ लेने को तैयार हो सकती है। मैं अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए उससे ज़्यादा उपयुक्त किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। नंदिनी ने सहमति जताई। वैसे मुझे प्रोफेसर शी से मिलना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें यह भी विश्वास ना हो कि ब्लैक स्नेक के अलावा कोई और टोटोम जानवर अभी भी जीवित है और शीशी मुख्य किरदार है, आदर्श ने कहा। बेहतर होगा कि हम और जानकारी मांगे। आदर्श मैजिक सिटी वापस चला गया। सीधे प्रोफेसर शी के पास जाने के बजाय वह पहले हीरो हंटर एजेंसी गया। उसने छोटी घंटी वाला दरवाजा खोला। कमरे के अंदर घंटी की आवाज गूंज गई। उसने कमरे में झांका और देखा कि चुटकी अपनी पीठ पर स्कूल बैग लिए बार पर आगे की ओर झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह ऊब गई थी। आदर्श को देखते ही चुटकी मुस्कुराई, हालांकि जल्द ही उसकी मुस्कान एक मजबूत शिकायत में बदल गई। छोटी लड़की ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। आदर्श चुटकी के पास गया और उसे गले लगा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी चुटकी, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो कि तुम अभी भी हिरन हंटर एजेंसी के एक हंटर हो। चुटकी ने झट से जवाब दिया। जब भी आदर्श आसपास नहीं होता था तो उसे आज्ञाकारी ढंग से स्कूल जाना पड़ता था। समस्या यह थी कि चुटकी जैसी बुद्धिमान व्यक्ति को स्कूल भेजना एक विश्वविद्यालय के छात्र को किंडरगार्टन में जाने के लिए कहने जैसा था। वह खुश थी कि आदर्श आ गया था क्योंकि वह अंततः कुछ डीमन प्राणियों का शिकार कर सकती थी, एक साहसिक यात्रा पर जा सकती थी या कुछ उच्च पुरस्कार वाले अभियान शुरू कर सकती थी। हाल ही में कोई काम करने लायक है? आदर्श ने बेशर्म मुस्कान के साथ पूछा। हम अच्छे खिलाड़ियों से चूक गए हैं। बाकी खिलाड़ी या तो बेहद खतरनाक है या फिर उतने फायदेमंद नहीं है। चुटकी के मन में अभी भी आदर्श के प्रति नाराजगी साफ तौर पर थी। चलो अब हम अपने हंटर काम को एक तरफ रख देते हैं। मुझे चाहिए कि तुम उस टोटोम बीस्ट की जांच करो जिसने कभी झूमली क्षेत्र पर राज किया था। जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटाओ, आदर्श ने कहा। टोटोम बीस्ट? चुटकी की आंखें अचानक चमक उठी। छोटी लड़की तुरंत ही अलर्ट हो गई। टोटोम जानवर पौराणिक अस्तित्व थे। हंटर यूनियन के पास कई ऐसे कार्य थे जो लंबे समय से चल रहे थे क्योंकि कोई भी उन्हें पूरा करने में कामयाब नहीं हुआ था। उनमें से कुछ टोटोम बीस्टों से संबंधित था। चुटकी ने पहले ही हंटर यूनियन के पास टोटोम जानवरों के बारे में जानकारी एकत्र कर ली थी।
वह आदर्श के मजबूत होने का इंतजार कर रही थी, इससे पहले कि वे टोटोम जानवर के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करे। उसे आश्चर्य हुआ कि आदर्श ने पहले एक टोटोम बीस्ट के बारे में सुराग पा लिया था। टोटोम बीस्ट के बारे में जानकारी का बेहद अभाव था। प्राचीन खंडर या तो इतिहास में लुप्त हो चुके थे या फिर डीमन प्राणियों के इलाकों में दफन हो गए थे। टोटोम बीस्ट के किसी भी निशान को खोदना बेहद मुश्किल था। उनके ठिकाने के बारे में कोई सुराग मिलना तो दूर की बात थी। यह कौन सा टोटोम जानवर है? दादाजी के पास इसके बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। छुटकी अब ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसके पास कुछ करने को था। मैं सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि दादू को इसके बारे में कुछ पता हो सकता है। मैंने समीक्षा से सुना है कि उसके पास अतीत के बारे में बेहद सारी जानकारी है। यह मून मॉथ फिनिक्स है। क्या तुम्हें वह पतंगा महिला याद है जिससे मैं निपट रहा था? नंदिनी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार है ताकि वो हमारे इलाके की रक्षा कर सके। हमें आश्चर्य हुआ कि मॉथ महिला किसी तरह टोटोम बीस्ट मून मॉथ फिनिक्स से संबंधित है। वह वर्तमान में रिसर्च यूनियन के लोगों द्वारा लक्षित की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि रिसर्च यूनियन के पीछे कोई और है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी कि तुम जांच करो और देखो कि मून मॉथ फिनिक्स पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति कौन है। आदर्श ने उससे कहा। ठीक है, यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। चुटकी सीढ़ियों से ऊपर भाग गई। सीढ़ियों के बीच में जगह थी। छोटी लड़की पूरी तरह से भूल गई थी उसने छोटी स्कर्ट पहनी हुई है। वह लापरवाही से आदर्श के ठीक सामने सीढ़ियों पर चढ़ गई। आदर्श ने जल्दी से अपनी नजर हटा ली। खूबसूरत छोटी चुटकी के बारे में बुरे विचार रखना अनुचित था, तब भी जब वह जानबूझकर उसके सामने अपनी प्यारी बेबी ब्लू पैंटी दिखा रही थी। चुटकी एक बड़ी किताब लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरी। मुझे कुछ मिला। मून मॉथ फिनिक्स के अधीन मानव जनजाति तेजी से फली फूली, लेकिन वे तेजी से कमजोर भी हुई। वे इतिहास में बेहद कम समय के लिए ही अस्तित्व में रहे। मेरा मानना है कि इसका मुख्य कारण मून मॉथ फिनिक्स का छोटा जीवन काल है। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार पतंगे थोड़े समय के लिए ही जीवित रहते हैं। कुछ पतंगे सिर्फ कुछ रातों तक ही जीवित रहते हैं। हालांकि मून मॉथ फिनिक्स एक टोटोम बीस्ट है, लेकिन वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। वह सिर्फ 7 महीने तक जीवित रह सकती है और 7 महीने बाद फिर से कोकून में बदल जाएगी। छोटी लड़की अपनी रुचि वाली चीजों में बेहद ज्यादा मग्न थी। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह गिरने वाली है। सौभाग्य से अलर्ट आदर्श ने तुरंत अपने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके उसे गिरने से बचा लिया। 7 महीने? इतने कम? आदर्श आश्चर्यचकित था। ब्लैक स्नेक हर 10 साल में एक बार ही एक्टिसिस से गुजरता था। हालांकि यह एक्टिसिस के साथ दोबारा पैदा नहीं हुआ था, यह केवल अपनी त्वचा बदल रहा था। मून मॉथ फिनिक्स भी एक टोटोम बीस्ट थी, फिर भी उसका जीवन काल केवल 7 महीने था। वह इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रही? यह वैसा ही था जैसा कि शीशी ने बताया था। टोटोम बीस्ट शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन वे पतंगों की तरह ही कमजोर भी थे। अगर कोई जानबूझकर उनके खिलाफ साजिश कर रहा था तो वे बेहद आसानी से मर जाएंगे। क्या हम मून मॉथ फिनिक्स को खोजने की कोशिश कर रहे हैं? चुटकी ने पूछा। आदर्श ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम रिसर्च यूनियन के लोगों को उसे खोजने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टोटोम जानवर हमेशा से इंसानों के प्रति दयालु रहे हैं। हमें भविष्य में डीमन प्राणियों के खिलाफ उनकी मदद की भी हेल्प पड़ सकती है। ठीक है, मैं जांच करूंगी कि रिसर्च यूनियन के पीछे कौन है। अगर इसका टोटोम बीस्ट से कुछ लेना देना है तो यह काफ़ी गंभीर बात है। आपको मेरी बहन से इसके बारे में बात करनी चाहिए, चुटकी ने कहा। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, तटरेखा पर खतरा। राजधानी में मैजिक एसोसिएशन। वर्दी पहने एक आदमी तेजी से एक पुराने ढंग से सजे कमरे की ओर जा रहा था। अंदर एक आदमी बैठा था जो सेना की वर्दी पहने हुए था और उसकी छाती पर सेना प्रमुख का बैच लगा हुआ था। वर्दी वाला आदमी चौंक गया। उसने तुरंत सलामी दी और कहा, माफ करना सेना प्रमुख, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ हैं। मिलिट्री जैकेट पहने उस आदमी की दाढ़ी काली थी। वह मुड़ा और मुस्कुराया। क्या आपको आदित्य से कोई ज़रूरी बात करनी है या मुझे पहले जाना चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरी बात नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट बात भी नहीं है। जो सिर्फ ऐसी बात है जिस पर चेयरमैन ने मुझे नज़र रखने के लिए कहा था, इसलिए सचिव थोड़ा संकोच कर रहा था।
उसे अभी अभी सचिव के पद पर प्रमोट किया गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आज उस आदमी से टकराएगा जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करता था, और यह भी नहीं कि वह उसके इतने करीब खड़ा था। उसके सामने जो आदमी था वह सचमुच एक महान व्यक्ति था। चेयरमैन आदित्य ने कहा, बस हमें बताइए कि मामला क्या है, हम यहाँ बस एक सामान्य बातचीत कर रहे थे। ठीक है, जब आपने मुझे सोलगेश की हरकतों पर नज़र रखने के लिए कहा तो मुझे पता चला कि वह डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के लोगों को अपने लिए कुछ संभालने का ऑर्डर दे रहा है। अभी कुछ समय पहले कोई व्यक्ति डेटाबेस में लॉगिन करके और डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के प्रभारी के बारे में पूछताछ करने के लिए राजीव बख्शी के क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर रहा था। मैंने पहले ही श्री राजीव बख्शी और वाइस एल्डर ईशाना से पूछा है। उन्होंने मुझे बताया कि इसका आदर्श से कुछ लेना देना हो सकता है। कल के आसपास सोलगेश के एक आदमी हाउंडमैन ने नंदेश पर्वत पर नज़र लगाई थी। मुझे लगता है कि उनके बीच एक भयंकर लड़ाई के साथ समाप्त हुआ। यह संभवतः प्राचीन बीज से संबंधित है जिसे सोलगेश खोज रहा है, युवा सचिव ने कहा। तो यह फिर से आदर्श से संबंधित है, सैन्य प्रमुख मुस्कुराए। ऐसा लग रहा है कि वह टोटोम बीज से संपर्क करना शुरू कर रहा है। इस बारे में बात करते हुए वो आश्चर्यजनक रूप से टोटोम बीज के साथ किस्मत में है, चेयरमैन आदित्य ने कहा। ठीक है, इसमें उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने उन्हें राष्ट्रीय टीम में शामिल किया, उसके बाद भी उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। उन्होंने हमारे देश के लिए बेहद सम्मान अर्जित किया। अगर आपको अभी भी रेणु के भाई की भूमिका निभाने के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला है तो शायद हम टोटोम बीस्ट को आदर्श के लिए छोड़ने पर विचार कर सकते हैं, सैन्य प्रमुख ने प्रस्ताव रखा। उसे आदित्य के ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह कोई बुरा सुझाव नहीं है। वो ब्लैक टोटोम स्नेक के बेहद करीब है और वह किसी तरह टोटोम बीज से भी जुड़ा हुआ है जिसे सोलगेश निशाना बना रहा है। अगर हम उसे टोटोम बीज को संभालने दें तो वह हमें चौंका सकता है। उसे ही इसे संभालने दो। बच्चा थोड़ा जंगली हो सकता है लेकिन वह अब तक हमें बेहद सारे आश्चर्य देने में सक्षम रहा है। आपने जिस तटीय क्षेत्र के खतरे का उल्लेख किया है वह निश्चित रूप से हमें एक घातक झटका देगा, लेकिन अगर हम वास्तव में प्राचीन टोटोम जानवरों को जगा सकते हैं तो वे खतरे को हल करने की कुंजी हो सकते हैं, सैन्य प्रमुख ने कहा। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है मैं शंघाई का दौरा करूंगा, उससे व्यक्तिगत रूप से बात करना बेहतर होगा, चेयरमैन आदित्य ने कहा। अच्छा लगता है। टोटोम बीस्ट हमारे विकल्पों में से एक है। हमें उसे संभालने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत है, सैन्य प्रमुख ने कहा। क्या आप उससे मिलना चाहते हो? लगता है आपको उससे बेहद प्यार है, आदित्य ने पूछा। भूल जाओ, जब विहान ने पहली बार उसका उल्लेख किया था तब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद वह मुझे आश्चर्यचकित करता रहा। बेचारा विहान ने वापसी का रास्ता नहीं चुना, लेकिन उसने मेरे लिए एक प्रभावशाली लड़की की सिफारिश की, सैन्य प्रमुख ने जवाब दिया। आपका स्टूडेंट विहान भी बेहद प्रभावशाली है। उसके बिना प्राचीन राजधानी अब तक जमींदाज हो चुकी होती। आपको उस पर बेहद प्राउड महसूस होना चाहिए, आदित्य ने कहा। हाँ, वो हमेशा से मेरा पसंदीदा स्टूडेंट रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट आदर्श को अभी आपके हाथों में छोड़ रहा हूँ, सैन्य प्रमुख ने जवाब दिया। आप चिंता न करें, मैं उसका यथासंभव ख्याल रखूंगा। आप जो भी कहें, अगर वह वास्तव में टोटोम बीस्ट के साथ मदद कर सकता है तो मैं बेहद प्रभावित और प्रसन्न हो जाऊंगा, सैन्य प्रमुख हंसा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक। आदर्श ने मूनमॉथ फिनिक्स के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोफेसर शी के साथ मुलाकात का समय तय किया। उसने उस आदमी के कैफे में मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वह अंदर गया तो एक दूसरे आदमी को देखकर हैरान रह गया। वह जानता था कि वह आदमी कौन था, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका वह बेहद सम्मान करता था। अध्यक्ष महोदय, आप यहाँ क्यों हैं? आदर्श थोड़ा हैरान रह गया। किसी कारण से आदर्श को लगा कि चेयरमैन आदित्य उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। उसे लगा कि वो किसी तरह की परेशानी में है। मैंने सुना है कि आप टोटोम बीस्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, चेयरमैन
आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। उफ, मैं सिर्फ लेग स्नेक के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा हूँ। संयोग से मैं एक और 20 से भी टकरा गया और यह बेहद ज़रूरी है। चेयरमैन, चूंकि आप यहाँ हैं इसलिए मैं बस यह स्पष्ट कर सकता हूँ कि आप डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के लोगों को जाने के लिए कह सकते हैं। अगर वे मुझे फिर से परेशान करने आते रहे तो मुझे डर है कि मैं अपनी सीमा पार कर लूंगा। आदर्श ने तुरंत जवाब दिया। डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह वास्तव में मेरे कट्टर दुश्मनों में से एक के अधीन है और मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि वह कौन है। आदित्य ने कहा। कॉन्टिनेंट काउंसिलमैन सोलगेश, आदर्श ने अनुमान लगाया। आदित्य ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है श्रीमान अध्यक्ष, मुझे नहीं पता कि मैं यह कल्पना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास मुझसे कहने के लिए कुछ है, कुछ ऐसा जो कठिन और बेकार है। आदर्श ने कहा। प्रोफेसर शी ने आदर्श को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें चेयरमैन से इसी तरह बात करनी चाहिए? बच्चा सही कह रहा है। आदित्य मुस्कुराया और बोला, मैं आपके साथ कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा करने आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक एडवांस मैजिशियन हूँ। क्या यह अजीब नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जो आपके जैसे निषिद्ध मैजिशियन होने के इतने करीब है मुझसे एक एहसान मांग रहा है? आदर्श को पूछना पड़ा। आदित्य ने कहा, किसी ने मुझे आपकी सिफारिश की थी और मेरा भी मानना है कि इस मिशन के लिए आपसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है। किस बेवकूफ़ ने मेरी सिफारिश की? आदर्श ने कहा। आदित्य जोर से हंसा और बोला, मुझे यकीन है तुम ही एकमात्र हो जो उसे बेवकूफ़ कहने की हिम्मत कर सकते हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें राष्ट्रीय टीम में किसने रखा था? ओह, यह वही है। वह वास्तव में कौन है? वह मुझसे अभी तक क्यों नहीं मिला? आदर्श ने कहा। शायद उसे लगता है कि अभी सही समय नहीं आया है। इसके अलावा तुम इस समय अपने आप ही कल्टीवेशन और विकास कर रहे हो। वह बेहद ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इस तरह तुम हमें हर समय आश्चर्यचकित करने में सक्षम हो। चेयरमैन आदित्य ने कहा। वह आदमी वाकई शिष्टाचार से काम लेना पसंद करता है। वैसे चेयरमैन, क्या आप वाकई अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद मुझसे कुछ हेल्प मांगने के लिए यहाँ आए हो? आदर्श ने कहा। हाँ, और यह बेहद इम्पोर्टेंट है। यह लंबे समय तक हमारे देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। चेयरमैन आदित्य ने पुष्टि की। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, टोटोम बीस्ट बक्सिया। देश की सुरक्षा? आदर्श ने अपनी भौहें उठाई। वह सोच में पड़ गया कि कहीं कुछ गंभीर तो नहीं हो रहा है। आदित्य ने अपनी चाय की चुस्की ली। उसने आह भरी और कहा, मुझे वाकई उम्मीद है कि मैंने गलत भविष्यवाणी की है और हमारी पूर्वी तटरेखा क्रूर युद्ध से लड़ने के बिना शांतिपूर्ण रहेगी। लेकिन मुझे लगभग 90% यकीन है कि युद्ध होगा। पूर्वी तटरेखा एक बड़ी चुनौती का सामना करेगी। खतरा क्या है? आदर्श ने पूछा। समुद्री राक्षस। अब से कुछ साल पहले हम समुद्री राक्षसों के खिलाफ एक बेहद बड़ा युद्ध लड़ेंगे। मुझे उम्मीद थी कि एशिया मैजिक एसोसिएशन इसे अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लेगा, लेकिन सोलगेश ने मेरे सुझाव को अस्वीकार कर दिया, जिसका मतलब है कि हमारे देश को प्रशांत महासागर के समुद्री ड्यूनों का अकेले ही सामना करना पड़ेगा। यह कहना मुश्किल है कि तटरेखा का कितना हिस्सा हमले की चपेट में आएगा, लेकिन अगर युद्ध छिड़ जाता है तो हमारे देश के पास समुद्री राक्षसों के असीम शक्तिशाली साम्राज्यों के खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। मैंने पहले ही एक रणनीति बना ली है, लेकिन समुद्री डिमनों की सेना के अनुमानित पैमाने की तुलना में हमारी सेनाएं अभी भी बेहद कमज़ोर हैं। करीब 5 साल पहले एक पुरातत्विक ने मुझसे लंबी चर्चा की थी। उसने मुझे हमारे देश में निष्क्रिय पड़ी महान शक्तियों के बारे में बताया, कुछ ऐसा जो हमें समुद्री राक्षसों से निपटने में मदद कर सकता है अगर हम उन्हें जगाने का कोई तरीका खोज ले। तटरेखा के साथ खतरा हल हो जाएगा। मैं उस आदमी की बात से सहमत हूँ, इसलिए मैंने उसे टोटोम बिस्टो की खोज के लिए प्राचीन खंडरों की जांच करने के लिए कहा। चेयरमैन आदित्य ने कहा। आदर्श के दिमाग में तुरंत एक नाम आया। क्या आप रेणु के भाई की बात कर रहे हो? उसने अचानक कहा। हाँ, वही है। मुझे हमेशा लगता था कि वह खतरे को हल करने का हमारा मौका था।
लेकिन वह प्राचीन खंडरों की खोज करते समय लापता हो गया। उसने जो रणनीति प्रस्तावित की थी वह भी उसके साथ लापता हो गई। चेयरमैन आदित्य ने आदर्श ने कहा, आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उनकी भूमिका संभालूंगा और सुप्त भूले हुए टोटोम बीस्टों को जगाने का एक तरीका ढूंढूंगा और समुद्री डिमनों के खिलाफ युद्ध के लिए खुद को तैयार करूंगा? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। टोटोम बीस्ट कई अनोखे अस्तित्वों का समूह है जो किस्मत में नहीं है। उन्हें उनसे बातचीत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप हमारे पास मौजूद टोटोम बीस्टों के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। पहला ब्लैक स्नेक और अब मून मॉथ फिनिक्स। मुझे उम्मीद है कि आप समुद्री डिमनों के से बचाव में हमारी हेल्प करने के लिए एक या दो शक्तिशाली डीमन बीस्टों को अवेक कर सकते हैं, अन्यथा बोझ इतना भारी है कि हम संभवतः इसे सहन नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो मानता है कि खतरे के लिए खुद को तैयार करना जरूरी है। मैजिक एसोसिएशन मेरे सुझाव से सहमत नहीं है। यहाँ तक कि हमारे देश में कुछ पार्टियां भी मेरे प्रस्ताव के खिलाफ है। उनका मानना है कि मैं ऐसे खतरे पर संसाधन बर्बाद कर रहा हूँ जो शायद कभी हो ही ना। मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन अगर टोटोम बीस्ट हमारे पक्ष में है तो मैं ज्यादा सहज हो जाऊंगा। अध्यक्ष आदित्य ने कहा, क्या यह खतरा वास्तव में इतना गंभीर है? आदर्श ने पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, बेहद गंभीर। अब तक हमने जो भी युद्ध लड़े हैं उनसे भी बदतर। एक मौका है कि हम तटरेखा का एक हिस्सा भी खो सकते हैं। मुझे वाकई उम्मीद है कि आप मेरी बात पर यकीन करने को तैयार हैं और मेरी मदद करेंगे। मेरा नंदेश पर्वत भी तटरेखा के साथ है, इसलिए मुझे डर है कि यह भी तटरेखा के साथ गिर जाएगा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे टोटोम बीस्ट में काफ़ी दिलचस्पी है। यह तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आप चेयरमैन सिर्फ मुझसे इस बात पर चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसे अस्वीकार करने का कोई कारण है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि मेरी क्षमताएं सीमित है। एक मौका है कि मैं एक भी टोटोम बीस्ट को जगाने में कामयाब ना हो पाऊँ। आदर्श ने कहा, यह ठीक है। जब तक आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं मैं आपका बेहद आभारी रहूंगा। आदित्य ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसी बहुत सी बातें थी जिनके बारे में चेयरमैन भी असहाय महसूस करते थे। आप बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। टोटोम बीस्ट को ढूंढना खुद को ट्रेन करने का एक अच्छा तरीका है। अगर ब्लैक स्नेक मेरी रक्षा नहीं कर रहा होता तो मैं पार्थिन मंदिर के खिलाफ जाते समय 10,000 बार मर चुका होता। आदर्श ने कहा, तुम उसमें बेहद साहसी थे। मैं टोटोम बीस्टों को तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें उन टोटोम बीस्टों के बारे में जानकारी देने के लिए भी किसी को भेजूंगा जिन्हें रेणु के भाई ने पहले इकट्ठा किया था। मुझे लगता है कि मैं मून मॉथ फिनिक्स के बारे में भी कुछ जानता था। कृपया मून मॉथ फिनिक्स पर भी नजर रखें। सोलगेश को टोटोम बीस्ट पर हाथ ना डालने दें। वह लंबे समय से हमारे देश के टोटोम बीस्टों के लिए तरस रहा है, लेकिन हम किसी भी तरह से अपने देश के संरक्षक जानवरों को किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में नहीं पड़ने देंगे। आदित्य ने कहा। बेशक, आदर्श ने सहमति जताई। ओह, इस बारे में बात करते हुए मुझे लगता है कि अब आपको एक छोटा सा रहस्य बताने का भी समय आ गया है। आदित्य ने कहा, यह क्या है? क्या राष्ट्रीय टीम का सदस्य आहान लापता नहीं हो गया? अफवाहें थी कि वह मर चुका है, उसे एक विशालकाय बीस्ट ने खा लिया है। अध्यक्ष ने कहा। हाँ, इसके बारे में क्या? आदर्श ने पूछा। आदित्य ने कहा, रेणु के भाई द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार आहान को खाने वाला विशालकाय बीस्ट संभवतः एक टोटोम बीस्ट है। एक और टोटोम बीस्ट? आदर्श ने कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह बक्सिया है। आदित्य ने कहा। बक्सिया? आदर्श चौंक गया। उसे लगा जैसे उसने टोटोम बीस्ट का नाम पहले भी सुना हो। हमारे देश में एक समय में 4 सबसे शक्तिशाली टोटोम बीस्ट थे। उनमें से एक काला कछुए के 2 वंशज थे। एक है ब्लैक स्नेक जिसके आप बेहद करीब है और दूसरा है बक्सिया। यह असंभव है कि कोई टोटोम बीस्ट किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। भले ही उन्हें भुला दिया गया हो, फिर भी वे इंसानों को अपने लोगों की तरह ही मानते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि बक्सिया आहान को क्यों खा गया। आदित्य ने कहा। आदर्श ने कहा, जब हम जापान में थे तब से बक्सिया हमारा पीछा कर रहा था।
जब टीम जापान में थी तो क्या कुछ हुआ था? आदित्य ने तुरंत पूछा। आदर्श ने सोचा एकमात्र संभावना जिसके बारे में वह सोच सकता था वह था लाइफ टाइम वेसल जो आहन ने पाया था, लकड़ी का क्लैपर। आदर्श ने तुरंत आदित्य को लकड़ी के क्लैपर के बारे में बताया। आदित्य ने एक पल के लिए सोच में पड़कर संकोच किया। लकड़ी का क्लैपर संभवतः बक्सिया का प्रतीकात्मक चिन्ह है। कई टोटोम्बिस्टों के पास एक प्रतीकात्मक चिन्ह होता है जो किसी व्यक्ति को उनके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है। टोटोम्बिस्ट तब व्यक्ति की रक्षा करने के लिए उसके करीब होता। अतीत में जनजातियों के नेता प्रतीकात्मक चिन्हों को पकड़ते थे। तो आप कह रहे हैं कि आहन ने वास्तव में एक महान खजाना पाया है। कोई आश्चर्य नहीं कि लकड़ी के क्लैपर पर पैटर्न उन लोगों के समान थे जो मैंने हांगजो में झील के बीच इमारत में प्राचीन चित्रों पर देखे थे। यह प्राणी वास्तव में टोटोम्बिस्ट बैक्सिया है जो ब्लैक स्नेक का भाई है। क्या इसका मतलब है कि आहन अभी भी जीवित है? आदित्य ने कहा। सबसे अधिक संभावना है कि यदि उसके पास वास्तव में प्रतीकात्मक चिन्ह है तो टोटोम्बिस्ट उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जानकर अच्छा लगा, आदर्श ने कहा। आदित्य की अटकलें सुनकर आदर्श को राहत मिली। न केवल आहन अभी भी जीवित था बल्कि वह एक भाग्यशाली कमीना भी था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।